Hello everyone. We have already learned about the terms force, and in previous video we have also learned about the types of the force, in which one of the most important type of the force is friction. That is also a type of contact force, है ना। हम लोगों ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन के बारे में, जो कि एक टाइप है किसका, तो कांटेक्ट फोर्स का, इसके बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस चैप्टर में ही क्या किया था, पढ़ लिया था। लेकिन उसे एक हम ब्रशअप करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, ये हमारे डेली रूटीन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है ना, ए टाइप ऑफ फोर्स है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, चलते हैं, है ना, या आप कोई भी वर्क करते हैं, उसमें मैक्सिमम केसेस में जो है फिजिकल वर्क में आपको ज़्यादातर फ्रिक्शन का यूज़ होता है। पर ये है क्या, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स व्हेन अ बॉडी मूव्स और स्लाइड्स ओवर द अनदर बॉडी। ठीक है, कि बॉडी कभी किसी अदर बॉडी पे मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, या कभी कभी स्टे भी कर रहा है। ऐसे केस में एन अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग कहने का मतलब दैट रेसिस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। अपोजिंग कहने का ही मतलब हुआ कि वो अपोज कर रहा है। ठीक है, किसको कर रहा है, तो बॉडी के मूवमेंट को। जब हम किसी बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो एक अपोजिंग फोर्स वर्क करता है बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस, बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस। ओके, एंड इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, और सिर्फ हम एक नॉर्मल वर्ड में क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन वंस अगेन। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर द अनदर बॉडी और स्लाइड्स ओवर द अनदर बॉडी, एन अपोजिंग फोर्स वर्क्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस and it is called force of friction or frictional force or friction only. That's clear. Why it is called? आखिर क्या रीजन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, तो इसके लिए हमें बॉडी के कंस्ट्रक्शन को जानना होगा, उसके शेप्स को जानना होगा। हम दुनिया में जितने भी सबस्टांस देखते हैं वो हमारा क्या होता है कि बहुत स्मूथ दिखने वाला सरफेस भी वो एक्चुअली में इतना स्मूथ नहीं होता है। तो आखिर होता क्या है, तो आप अगर इसे थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे क्या हैं, क्रिस्ट हैं, ट्रफ हैं, है ना। या इसे आप कह सकते हैं कि कहीं जो है आपको हिल्स हैं और वैली हैं। ठीक है ना, हिल्स कहने का मतलब कि कुछ पार्ट जो होते हैं इसके अपवर्ड होते हैं, कुछ डाउन है ना, कुछ अपवर्ड हैं, कुछ डाउन है ना। ये इरेगुलरिटीज इनमें बनी होती हैं। ठीक है, सरफेस को अगर हम गौर से करें या गौर से देखें तो उसमें हम यही देखेंगे कि कुछ पार्ट जो है वो अंदर की ओर डिप्ड है, कुछ जो है सरफेस बल्किंग होते हैं, उभड़े हुए होते हैं, और ये इनका एक्चुअल शेप होता है। ऐसे तो नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत ही स्मूथ दिखता है ना, कि एकदम प्लेन है, फ्लैट है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये कुछ इसी तरह के होते हैं। और जब एक सरफेस पे कोई दूसरा सरफेस इसी तरह का, है ना, क्योंकि जब हम उसे भी मैग्नीफाई करेंगे तो वो सरफेस भी कुछ हमें इसी तरह से दिखेंगे। ये जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, जितने एक नॉर्मल रेंज से ऊपर की ओर वाले पार्ट होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हिल्स। और नीचे वाले जो पार्ट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। ओके, अब आप देखें कि जब ये दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव करेगा तो ये आपस में क्या होंगे, इंटरलॉक होंगे। आपस में क्या होंगे, इंटरलॉक होंगे। ठीक है, और ये जब इंटरलॉक्ड होते हैं तो ऐसे केस में ये बॉडी के मूवमेंट को क्या करेंगे, रोकेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है ना, जैसे हम लोग देखते होंगे कि कभी कीचड़ में फंसे हुए या किसी गड्ढे में जब कभी कोई गाड़ी क्या होता है, फंस जाता है, तो उसे कम आउट या जो ओवरकम होने के लिए
उस जगह से हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ज़्यादा फोर्स क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यानी वहाँ उसने इसे एक नॉर्मल फोर्स को क्या किया? अपोज किया। जब कभी किसी एक हैवी बॉडी को ही हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको मूव करना होता है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तब जा कर के बॉडी जो है अपने प्लेस से क्या होता है? डिस्प्लेस होता है या मूव करता है। एक्चुअली में ये पहले से इंटरलॉक्ड होते हैं। पहले से क्या होते हैं? इंटरलॉक्ड होते हैं। और यही फेनोमेनन क्या है? फ्रिक्शन है। यही फेनोमेनन क्या है? फ्रिक्शन है। ठीक है, तो हमने पढ़ा फ्रिक्शन और कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन में हमने सिर्फ एक ही कॉज पढ़ा है और वो है सरफेस। वो हमने क्या पढ़ा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में कुछ इस तरह के हिल्स और क्या होते हैं? वैलीज होते हैं। जब ये इंटरलॉक्ड होते हैं तो ये मूवमेंट को क्या कर देता है? रोक देता है या अपोज कर देता है। तो ये एक कॉज थे हमारा, है ना। कॉजेज ऑफ, जब हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो पहला कॉज हमारा होगा सरफेस। पहला क्या होगा? सरफेस एरिया, है ना, कि ये जो इंटरलॉकिंग होता है इस कारण से पहला हमारा कॉजेज में क्या आएगा? सरफेस, है ना, एरिया। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारा, आप गौर करें, दूसरा होता है फोर्स ऑफ एजेशन। फोर्स ऑफ एजेशन। अब ये फोर्स ऑफ एजेशन क्या होता है? बहुत ही आसान सा चीज है। अट्रैक्शन फोर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है फोर्स ऑफ कोहेशन और दूसरा होता है फोर्स ऑफ एजेशन। जब सेम पार्टिकल के बीच में, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। ये कैसे फोर्स हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। जैसे हम कभी भी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करते हैं? मूव करते हैं, है ना। तो ऐसे केस में जब ये रब करते हैं, फ्रिक्ट होते हैं, तो ऐसे केस में ये एक तरह से चार्ज हो रहे हैं और चार्ज होने के बाद इनके बीच एक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी फोर्स में जब पार्टिकल सेम सबस्टांस के हैं और उनके बीच अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेशन। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ कोहेशन। लेकिन जब दो पार्टिकल और वो दो डिफरेंट सबस्टांस के हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के हैं, जैसा अभी हमने दो सरफेस को देखा, इनके पार्टिकल जो हैं वो दो डिफरेंट सबस्टांस के हुए हैं और इनके बीच जब कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, तो इसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ एजेशन। फोर्स ऑफ एजेशन एक मेन कॉज ये भी होता है, फोर्स ऑफ एजेशन। ठीक है ना। इस कारण से भी बॉडी क्या होते हैं? इंटरलॉक्ड होते हैं। सबसे पहले तो वो अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होते हैं तो नियर अबाउट आते हैं। नियर अबाउट आएंगे तो वो इंटरलॉक्ड होंगे और इंटरलॉक्ड होंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो इट इज द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। इट इज द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो यही मेनली हमारे पास दो कॉज होते हैं। पहला क्या है? सरफेस ऑफ द सबस्टांस, क्योंकि सरफेस जो होते हैं वो कभी रेगुलर नहीं होते हैं, इसमें हिल्स और वैली होते हैं, है ना, या इसे हम क्रिस्ट या ट्रफ भी कहते हैं। ठीक है ना। बल्गिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? क्रिस्ट कहते हैं और डिप्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। या बल्गिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आपको हिल्स कहते हैं और डिप्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम एक टॉपिक और जानते हैं, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, कि आखिर वो कौन सा चीज है जो फ्रिक्शन को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। इट मीन्स उसे बढ़ा सकता है या फिर उसे घटा सकता है ना। तो यहां भी हमारे पास दो चीजें मेनली क्या होते हैं? दो चीजें कि फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, है ना। सबसे पहला होता है वेट ऑफ द बॉडी। सबसे पहला क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी। कि वेट ऑफ द बॉडी कहने का मतलब क्या? आप लोग देखते होंगे कि अगर वेट यानी मास जो है ना, कि बॉडी का मास, वेट और मास दोनों डिफरेंट चीज होते हैं। मास क्या है? तो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टांस,
कि कोई सब्सटेंस किसी चीज़ से बना है तो उसका कितना अमाउंट उसमें मौजूद है। लेकिन वेट क्या है? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, है ना, कि दोनों में अंतर है। मास अलग क्वांटिटी है, वेट अलग क्वांटिटी है, लेकिन वेट जो है उसका एक कंपोनेंट, वेट का एक कंपोनेंट कौन है? मास है। बॉडी में मास ज़्यादा होगा तो निश्चित है कि वेट भी ज़्यादा होगा। एक फॉर्मूला है हमारे पास, W = mg। W मीन्स हुआ वेट और m फॉर मास होता है, ठीक है। यानी मास बढ़ेगा तो निश्चित है कि हमारा वेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कोई भी बॉडी का अगर मास ज़्यादा है इट मीन्स वेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेस मास लेस वेट, सिंपल सा, है ना। तो आप देखते होंगे कि एक बुक को खींचना क्या होता है? आसान होता है। लेकिन अगर बंडल ऑफ बुक हो तो उसे एक साथ खींचना क्या होगा? आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, गौर करेंगे कि जब एक के ऊपर एक लेयर बनते जाएगा तो सब इसे क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे, दबाव देंगे। दबाव देंगे तो इसके जो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं वो एक दूसरे से स्ट्रांगली लॉक्ड होंगे। क्या होंगे? स्ट्रांगली लॉक्ड होंगे, एक दूसरे में चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा, इतना क्लोज हो जाएगा कि हमें बहुत ज़्यादा फोर्स क्या करना होगा? अप्लाई करना पड़ेगा उसे रिमूव करने के लिए, उसे हटाने के लिए, या फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए। तो पहला फैक्टर जो है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है ये हमारा क्या है? ये हमारा वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का वेट जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, वेट जितना कम होगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। और सबसे अच्छा जो कि हम पढ़ भी चुके हैं लेकिन फिर भी उसे एक बार और जानेंगे, और ये होता है सेकंड, क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा सब्सटेंस जो है उसका सरफेस कैसा है? सरफेस इरेगुलर है, रेगुलर है, इट मीन्स प्लेन स्मूथ है या रफ है। रफ अगर ज़्यादा रहेगा, सरफेस क्या हमारा होगा? रफ अगर ज़्यादा रहेगा तो निश्चित है हमारा फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही सरफेस क्या है? स्मूथ है, पॉलिश्ड है, प्लेन है, तो ऐसे केस में क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मजबूत नहीं होगा, वीक होगा, ठीक है। तो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना। आप समझ सकते हैं इसे कि अगर बॉडी का सरफेस कैसा है? रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। और कमेंट आप लोग करते रहें, कैसा लगा, आप लोगों को समझ आया नहीं आया, है ना। आप अपना फीडबैक देते रहें। और इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।